एवरीवन, वेलकम बैक टू केवाईसी योर फर्स्ट कॉलेज बडी। दिस इज खुशी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूईटी काउंसलिंग डिकोडेड। आप लोगों को पता है, जब मैं इस प्रेजेंटेशन को बना रही थी ना, तो मेरे दिमाग में मेरे कुछ बैचमेट्स के नाम आ रहे थे, जो लोग ने मेरे से कहा था फर्स्ट ईयर में आके मिरांडा हाउस में कि यार खुशी, तुझे पता है हमें ना काउंसलिंग के बारे में पता नहीं था, इसलिए हमारा ना एक साल वेस्ट हो गया यार। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि यार काउंसलिंग के बारे में कैसे नहीं पता। लेकिन फिर जब मैं अपने अब कुछ जूनियर्स वगैरह से मिलती हूँ, तो ये वाली चीज मैं बहुत ज्यादा नोटिस करती हूँ कि काफी बच्चों को पता ही नहीं है कि यार सीयूईटी यूजी का पेपर देने के बाद इनफैक्ट उनका काफी अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, उस स्कोर को लाने के बावजूद अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के काउंसलिंग के प्रोसेस में खुद को रजिस्टर नहीं करते हैं, सो रिगार्डलेस हमारे कितने भी ज्यादा अच्छे मार्क्स हमारा वहां पे एडमिशन नहीं होगा। बिकॉज सीयूईटी इज जस्ट ए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये बस एक प्लेटफॉर्म है कि आपने पेपर दिया एंड आपका स्कोर कार्ड आया। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग टाइम पे अपना काउंसलिंग का पोर्टल खोलती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी खोल चुका है, ठीक है, तो अभी बच्चे प्रेफरेंस वगैरह भर रहे हैं। अच्छा, प्रेफरेंस की वीडियो भी आएगी अभी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी पूरी वीडियो आएगी, क्योंकि एक पूरी सीरीज चल रही है केवाईसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि हम लोग कैसे सीयूईटी यूजी को क्लियर करने के बाद कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग प्रोसेस है जिसमें हमें खुद को रजिस्टर करना है। सो बीएचयू की भी आएगी, डीयू, जेएनयू, एएमयू सबकी वीडियोस आएगी। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी इस महीने पोर्टल खुल चुका है, प्रेफरेंस लिस्ट सारे से बच्चे भर रहे हैं। जो बीएचयू है तो उसका भी अभी जाके खुला है, मतलब डीयू का आई गेस 2-3 हफ्ते तो हो ही गया है, बीएचयू का अभी खुला है। तो अगर आपको ये काउंसलिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी शायद नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये वाली वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये वाली वीडियो बहुत छोटी रहेगी, फटाफट मैं हर एक चीज को कवर करूंगी। एंड चलो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले कुछ ये दो जो टर्म्स हैं इसको जान लेते हैं। फर्स्ट है नॉर्मलाइजेशन, दूसरी है परसेंटाइल, ठीक है। अभी जो नॉर्मलाइजेशन है काफी बच्चों का नाइटमेयर है। मतलब मेरे टाइम में तो पेन पेपर वाला पेन पेपर मोड से हमने सीयूटी यूजी दिया था। फिर उसके जो आगे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के जो बच्चे थे उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड दिया था। अब देखो यार, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है अभी समझ लो। आगे एसएससी सीजीएल दोगे, यूपीएससी दोगे या और कोई गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, उन सब में तुम्हें बहुत सुनने को मिलेगा कि यार नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा ना ये कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई, या नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? जब तुम्हारा एक ही पेपर है, मान लो तुम्हारा ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है, और उसमें जब तुम कभी भी अपना वो सिटी इंटीमेशन स्लिप देखते हो या तुम अपना वो शिफ्ट्स का एनटीए रिलीज करती है कि तुम्हारा कौन कौन सी शिफ्ट पे पेपर होगा, तो उसमें तुम देखते हो कि एक ज्योग्राफी का पेपर है, पूरे इंडिया में कराना है, ठीक है, और वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या चलो पेन पेपर बेस्ड होगा। तो उसको कराने के लिए अगर वो डिफरेंट शिफ्ट में वो पेपर कराती है, मान लो ज्योग्राफी का ही पेपर है, सुबह की शिफ्ट है, दोपहर की शिफ्ट है, शाम की शिफ्ट है, तो क्या होगा, 3-3 क्वेश्चन पेपर्स आ गए, ठीक है। अब वो 3 क्वेश्चन पेपर्स में सेम क्वेश्चन तो ऑफकोर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर लीक हो सकता है, चीटिंग वगैरह हो सकती है, तो इसलिए वो अलग अलग क्वेश्चन सेट बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब लास्ट में वो जब इवेल्युएशन करते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में बैठे, कितने बच्चे आफ्टरनून शिफ्ट में बैठे, कितने बच्चे इवनिंग शिफ्ट में बैठे, ऑल्सो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कितना डिफिकल्ट आया था, आफ्टरनून का कितना डिफिकल्ट आया था और इवनिंग का कितना डिफिकल्ट आएगा, उसके हिसाब से वो लोग एक एवरेज स्कोर लेते हैं, ठीक है। जिसमें हाँ, जिसमें एक और फैक्टर मायने रखता है कि उस शिफ्ट में उन सारे बच्चों ने कितना हाईएस्ट स्कोर किया था और कितना लोएस्ट स्कोर किया था, उसके हिसाब से एक एवरेज स्कोर निकलता है और उसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सीयूईटी यूजी के टाइम क्या हुआ था कि काफी बच्चों का जब स्कोर कार्ड आया था तो उन्होंने कहा था कि अरे हमारे तो इतने बन रहे थे, मान लो हमारे 250 में से हमारे 230 बन रहे थे, जस्ट एन एग्जाम्पल, और यार ये तो 220 हो गए हमारे ज्योग्राफी में, ठीक है। सो ये होता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर। नेक्स्ट होता है आपका परसेंटाइल, ठीक है। परसेंटाइल भी आप देखो, परसेंटाइल आप ऐसा समझ लो कि परसेंटाइल बस एक रैंक की तरह होती है कि भाई मान लो कि 1000 बच्चे थे, ठीक है, 1000 बच्चे थे और 1000 बच्चों में से आपकी रैंक क्या है उस पर्टिकुलर शिफ्ट, उस पर्टिकुलर एग्जाम में। अब एक चीज हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने कभी कभी अपने स्कोर कार्ड में देखा होगा कि आपकी परसेंटाइल तो 100 दिख रही है लेकिन आपका स्कोर 100 नहीं है। मान लो आपके 100 परसेंटाइल आपका स्कोर आ रहा है, सॉरी 100 परसेंटाइल आपकी परसेंटाइल आ रही है, लेकिन जो आपका स्कोर है वो 250 में से 247 आ रहा है या वो 245 आ रहा है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब जो यूनिवर्सिटी है वो आपका परसेंटाइल नहीं देखती, वो आपका स्कोर देखती है। अब उसको ये नहीं मतलब है कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है या ये रॉ स्कोर है, उसको बस यही है कि उसको जो फाइनल जो आपका जो स्कोर बनता है ना टोटल, उसको वो देखना होता है। तो जो यूनिवर्सिटी होती है वो हमेशा एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखती है, इस चीज के ऊपर याद रखना। अब हम बात करते हैं कि सीयूईटी यूजी में, जिसके लिए आप लोग पूरी साल तैयारी करते हो, कोचिंग वगैरह भी लेते हो, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं और हमें पर्टिकुलरली किन किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है। पहली यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी फंडिंग वगैरह आती है, जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू है, जेएनयू है,
ठीक है। वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर आती है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ में हमारे पास वही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। देन हिमाचल में हमारे पास शिमला में है उसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो ऐसे ऐसे करके स्टेट की भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है। देन आती है आपकी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। ओके। देन फिर हमारे पास आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि एमईटी हो गया, बेनेट हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज। अब जो सीयूटी यूजी का पेपर है उसमें ये सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है। ओके। और जो मेजरली जो बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ पे फीस कम होती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और जिसका एक अच्छा नाम होता है, वो आपकी मेजरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है। अंडरस्टूड। अब ये तो हमने बात कर ली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। अगर उसका आपको पूरा उसका डिटेल देखना है कि अगर मान लो आप मध्य प्रदेश से हो, आपका मन है कि नहीं यार मैं दिल्ली में नहीं शिफ्ट होना चाहता या चाहती, मुझे अपने मध्य प्रदेश में ही आसपास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखनी है जो मेरा सीयूटी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है एंड आप वहां पे जाके पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज देख सकते हो, क्योंकि मैं सारी सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे नहीं लिख सकती इसलिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि काउंसलिंग आपकी कभी भी सेंट्रलाइज नहीं होती है। जेईई और नीट के पेपर्स में हम देखते हैं कि हाँ अभी काउंसलिंग शुरू हो गई है ना, न्यूज में आता है कि ठीक है नीट की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन सीयूटी यूजी में ऐसा नहीं होता है। हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग टाइम के ऊपर अपनी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करती है। अलग अलग कट ऑफ होता है, अलग अलग उस कट ऑफ को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मुझे बीए की डिग्री चाहिए, बीए ऑनर्स की डिग्री चाहिए, तो मेरे पास 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। बट अगर वही वाला कोर्स मुझे बीएचयू में चाहिए तो मेरे पास बस एक लैंग्वेज होना चाहिए और एक जीटी होना चाहिए। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर आपका डिफर करती है। अब हम काउंसलिंग प्रोसेस अगर देखें, सो इट इज लाइक कि पहले आपको जो आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, आपको पहले वहां पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है, जो आपका सीयूटी के जो सारे क्रीडेंशियल्स होते हैं ना, नेम हो गया, जेंडर, पेरेंट्स नेम, ये सब चीजें डायरेक्टली वो ऑटो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी चीजें होती है ना, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपको अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी होती है पोर्टल के ऊपर, ये सब चीजें आपको दोबारा से मैनुअली उसमें अपलोड करनी होती है। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, देन आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होती है। अब अगेन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज सब्जेक्ट मैपिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं लेती हैं। जैसे डीयू बहुत सीरियसली लेता है कि जो सब्जेक्ट्स आपने अपने क्लास 12 बोर्ड्स में पढ़े थे, वही वाला सब्जेक्ट आपको आगे जब आप डीयू के काउंसलिंग सॉरी जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में पढ़े थे, वही वाले सब्जेक्ट्स आप आगे सीयूटी यूजी में भी आपको देने, और फिर जो जब आप सीएसएस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करते हो तो वही वाले सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना होता है, ठीक है। देन फिर आता है हमारा प्रेफरेंस फिलिंग। प्रेफरेंस फिलिंग मोस्टली हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रेफरेंस फिलिंग के ऊपर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जरूर वीडियो लेके आएंगे। देन प्रेफरेंस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट निकलता है। यूनिवर्सिटीज अपना प्रॉपर एक ऐसे लिस्ट निकालती है। और डीयू में क्या होता है कि आपको एक पहले सिमुलेटेड रैंक्स मिलती हैं। हालांकि हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, हर एक यूनिवर्सिटी बस अपनी एक लिस्ट निकालती है मेरिट की, उसके हिसाब से अगर आपको वहां पे अपना कोर्स मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अगले राउंड्स के लिए बैठ सकते हो। देन फिर आपको फी पेमेंट करनी होती है। और इसमें भी एक्चुअली ये भी एक पूरा प्रेफरेंस फिलिंग के अंडर ही ये सारे स्टेप्स आते हैं कि उसमें भी ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज, अपग्रेड, फ्लोटिंग। सो ये सब चीजें हम प्रेफरेंस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन फिर आपका वेरिफिकेशन होता है। अब जो वेरिफिकेशन होता है वो आपके कैंपस में जाके होगा, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाते हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके जानी होती है, एंड देन फिर जो आपका एडमिन ऑफिस होता है वो उसे वेरीफाई करता है। इसलिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो पोर्टल के ऊपर, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हो, क्योंकि फिर वो आपका जाके फिजिकल वेरीफाई होगा यूनिवर्सिटी में। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है फिर वहां से भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। देन फिर आपकी फाइनल एडमिशन हो जाती है, वेरी गुड। फिर दोस्त वगैरह आपसे पार्टी मांगते हैं, फिर आपका बहुत ज्यादा खर्चा भी हो जाता है ठीक है, जस्ट जोकिंग। ठीक है, ये वाली चीज हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। और हाँ, कुछ जो टिप्स कंक्लूजन मैंने फॉलो करे थे और जो मैं आगे अपने जूनियर्स को भी कहती हूँ कि यार प्लीज फॉलो करो, वो ये है मैक्सिमम प्रेफरेंस भरो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 80-90 प्रेफरेंस बना दो, ये वाली चीज भी हमें नहीं करनी है। हमें देखो, जब तुम एक एक वो कॉलेज और अपना कोर्स की प्रेफरेंस भर रहे हो ना, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो कि तुम उसी कैंपस और तुम उसी कोर्स की किताबों को लेके बैठे हुए हो। क्या तुम उस चीज में सेटिस्फाई रहोगे अगले के 4 साल, अगले 4 साल के लिए, सॉरी, क्या तुम उसी कोर्स और कॉलेज में सेटिस्फाई रहोगे अगले 4 साल के लिए? आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचना, और अगर तुम्हारा आंसर हाँ होगा फिर ही वो उसको भरना। बाय चांस एलोकेशन में मिल गया, उसके बाद फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। करेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया था। यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस को बहुत फॉलो अप करना। बीएचयू में अगर तुम्हें जब सीट एलोकेट हो जाती है उसके 48 to 72 आवर्स के अंडर अंडर तुम्हें उसकी फीस भरनी होती है। अगर तुम नहीं भरते हो तो तुम्हारी वो सीट चली जाती है। इसलिए यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस को देखते रहना, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को खोलना, गवर्नमेंट वेबसाइट से मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलना, ठीक है, और उसमें नोटिफिकेशंस को चेक करते रहना।
हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस इंडिपेंडेंट होती है, और इसको समझने के लिए मैं एक नई वीडियो भी लेके आऊंगी। ठीक है यार, मुझे बताना कि आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। हमारा थैंक यू की स्लाइड पे आ चुकी है। और प्लीज अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्योंकि अभी ड्यू की प्रेफरेंस भरी जा रही है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसी के साथ मैं खुशी इस वीडियो को आज वाइंड अप करती हूँ। आगे और ऐसी वीडियोज आएंगी इस सीरीज के अंदर। एंड बाय बाय।